नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि लोग ठीक ही होंगे। तो हम आज इस क्लास की शुरुआत बस दो चंद लाइनों से कर रहे हैं। कहना है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ, मजबूत अपना इरादा कर लीजिए आप लोग और अपनी तैयारी जो है एकदम हाई लेवल तक बढ़ाते जाइए। जितनी आप तैयारी कर सकते हैं उतनी करते जाइए। हर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ताकि आपके लिए बहुत ही आगे की परीक्षा बहुत ही आसान हो जाए। तो इतनी बातों से हम क्या करते हैं, जैसा कि हम क्लास 9 का हिंदी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। क्वेश्चन का 1 से 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। अब जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने ध्यान को इधर केंद्रित करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, क्या कहता है? दरोगा जी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? देखा होगा फूस पता है क्या होता है? ज़ाहिर जंगल झाड़ जो जब ठंडी के मौसम में हम लोग जाते हैं, क्या कहते हैं, घूरा तौर ना, घूरा तौर अपना ठेठिया भाषा में तो उसे घूरा ही कहते हैं ना। जब हम वहाँ पे देखते हो कि फूस देते एकदम फूस फास ना, जो जंगल झाड़ रहता है, एकाएक देते का धक से निकलता है आग। उसके बाद सब लोग भाग जाता भाओ, लेकिन उसके बाद सारा खत्म स्वाहा तुरंत। तो वही कह रहे, दरोगा जी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, ऐसा क्यों? अब जैसे जिसके पास मतलब क्या होता है कि बेकार की रुपया आती है, आराम से चिल्ल मार दें भैया, अपना कहा जाता है, अपना बाबूजी का रुपया है, आराम से खर्च कर रहे इधर उधर। लेकिन जिसके मेहनत की कमाई होती है वो भैया खर्च करने में थोड़ा सा संकोच करता है। भैया थोड़ा सा करें, सही करें कि नहीं करें, क्योंकि उसको कमाने में क्या लगा है, बहुत मेहनत लगा है। तो उसको जो मेहनत करके कमाता है उसको तो खर्च करने में थोड़ा सा संकोच करता है कि करें कि ना करें, सही है कि गलत है। लेकिन जो एकदम बाबूजी का होटल में खा रहे हैं आराम से, काहे ले टेंशन, वो तो पकड़ के दे दना दे, इधर रुपया खर्च करेगा उधर खर्च करेगा, वही बात है। क्या कह रहे हैं कि दरोगा जी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा था? तो हमने आंसर में लिखा है, दरोगा जी ने घूस लेकर बहुत कमाई की थी। एकदम दरोगाबाजी तब जानवे करता, तब लगता है कि बाबूजी का रुपया है सारा गया, घूस ले लेकर आराम से जेब भर रहा है। तो वही बात कह रहे हैं कि दरोगा जी ने घूस लेकर बहुत कमाई की थी। चूंकि वह कमाई मेहनत की नहीं थी, इसलिए वे इसे खर्च करने में संकोच नहीं किए। एकदम खर्च करने में कोई नहीं संकोच, दे देना, इधर पी रहा, हुक्का पी रहा, इधर घी के दिए जला रहा है। आपको कहानी में पता चल रहा, मुंशी जी भी घी के दिए जला रहे हैं। चूंकि वो रुपया कमाने में उनको मेहनत नहीं लगी थी, इसलिए खर्च करने में भी कोई संकोच नहीं, दे देना। और सभी धन अपनी ज़िंदगी में ही खर्च कर दिए, जितना धन कमाए थे अपनी ज़िंदगी में ही उड़ा डाले। इसलिए लेखक जी ने कहा है कि फूस का तापना और दरोगा जी की कमाई बराबर है। समझ में? फूस का तापना यानी फूस जिस तरह से एक धड़ाक से आता है और ख़त्म हो जाता है आग उसकी, उसी तरह अपना भैया जो घूस की कमाई होती है, जब तक है तो एकदम पूरा ठाठ बाट मिलेगा, घी के दिए जलाए, 32 बटेर और 14 चपातियाँ खाए ना, ऊपर से हर साल जो है नए कपड़े इत्र लगा करके, चुल्लू भर इत्र लगा कर घूमे। जो ही खत्म हुई सारी अमीरी घुस गई। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही बार उतारिएगा, अभी नहीं उतारिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक जी ने कहा था, याद है ना, कि मेरी लेखनी में यानी मेरे लिखावट में इतना शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है शक्ति? ये कौन सी बात है सर? इतना बड़े महान लेखक और कह रहे हैं कि आप सर उनकी लेखनी में जोर नहीं। ये हम नहीं कह रहे बबुआ, ये तो भैया लेखक जी क्वेश्चन कह रहा है, मतलब लेखक जी खुद कह रहे हैं इस बात को कि मेरी लेखनी में उतना जोर नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्या माजरा है देखते हैं। तो क्या बोले, लेखक शिव पूजन सहाय जी जब पहली बार भगजुगनी को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक और अनोखी सुंदरता और दूसरी ओर गरीबी देखकर उनका दिल कांप उठता है। बताए थे भगजुगनी कितना सुंदर थी, दूसरी ओर वो कितना गरीब थी।
अब सुंदरता जो है गरीबी के मतलब धुंधलापन से क्या हो रहा है, सुंदरता दब जा रहा है ना, इतना ही सुंदर और ऊपर से गरीबी, तो क्या उनका कलेजा ये देखकर क्या हो रहा है, कांप जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि लेखक यह स्वीकार करता है कि राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन सरल है, लेकिन ये लेकिन है, लेकिन गरीबी का ठीक वर्णन की शक्ति भाषा में नहीं होती है। उनका कहना है कि हम अपनी भाषा के द्वारा, हम अपने लेखनी के द्वारा राजमहल का वैभव, ऐश्वर्य लीला, राजमहल में किस तरह से लोग एकदम शौक से रहते हैं, किस तरह से एकदम स्टाइलिश में रहते हैं, ये हम बता सकते हैं भाषा के द्वारा, लेकिन गरीबी का ठीक वर्णन करना हमरे बस की बात नहीं है, बल्कि भाषा की शक्ति नहीं है उतनी कि वो गरीबी की ठीक वर्णन कर सके, गरीबी को सही समझा सके, इतनी शक्ति भाषा में नहीं होती है। भले तुम्हें राजमहल के ऐश्वर्य लीला के बारे में बता दे, लेकिन गरीबी की ठीक वर्णन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि गरीबी के उस भयानक दर्द का वर्णन कर सकूं, गरीबी के उस भयानक दर्द का वर्णन कर सकूं, इतनी मेरी भाषा में शक्ति नहीं है। समझना, ये कह रहे हैं लेखक जी। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट क्या कर लीजिए, इस दोनों क्वेश्चन को छाप लीजिए भाई, फोटो स्टेट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भयानक दर्द नीचे, हाँ चलिए, आप दिख रहा है साफ साफ, फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि भगजोगनी का सौंदर्य, एक मिनट, क्वेश्चन है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो भगजोगनी चूँकि क्या थी, बहुत गरीब थी, तो उसको जो है अच्छी सुख सुविधा नहीं मिलने के कारण उसका सौंदर्य यानी उसका खूबसूरती जो है क्यों नहीं खिल सका। इसी क्वेश्चन का जवाब हम लोग देखेंगे। आंसर है यहाँ पे कि भगजोगनी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जिसके कारण उसे अच्छी सुख सुविधा नहीं मिल सकी, यहाँ तक कि उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था, और ना ही उसे बाल में लगाने को तेल। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे खिल पाते, इसलिए भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका। अर्थात कहने का मतलब यही हुआ कि भगजोगनी चूँकि बहुत गरीब परिवार में थी, जिसके कारण उसे अच्छी सुख सुविधा नहीं मिल पाए, उसको यहाँ तक कि खाना के लिए भी दाने दाने को तरसने पड़ते थे, तो भरपेट खाना भी नहीं मिल पाते थे, और ना ही बाल में लगाने के लिए तेल वगैरह जो भी श्रृंगार होता है। अब श्रृंगार नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, तो फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल पाएगा। आप चूँकि खाना ही उसे नहीं मिल रहा था, इसके कारण उसका शरीर हड्डी हो गया था। भले कितना भी सुंदर हो, आपका यदि हड्डी हो जाएगा, आपके शरीर में मांस नहीं रहेगा, तो आपकी सुंदरता नहीं खिल पाएगी। तो वही है कि हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे खिल पाते, इसलिए भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। गले में फांसी मतलब गले में फांसी लगाकर मुंशी जी क्यों मरना चाहते थे। देखिए, तो क्या है कि मुंशी जी गरीबी के कारण सभी कष्टों को सह लेते थे, लेकिन भगजोगनी के भूख को वह नहीं सह पाते थे। गरीबी के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता था, वो सभी कष्ट को आराम से सह लेते थे, लेकिन जब भी आती थी भगजोगनी के भूख की बात, तो भैया वह बहुत, उनका दिल कांप उठता था, वो इस बात को नहीं सह पाते थे। कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों की भूख, अगर उसके बच्चे भूखे रहेंगे तो वो नहीं सह पाएंगे। ठीक, तो वही कह रहे इसलिए जब भी भगजोगनी भर दिन भटकती और खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वह शाम को घर आकर धीमी स्वर में कहती कि बाबूजी भूख लगी है, खाने को कुछ है तो दे दो। समझ गया। तो लेकिन उस समय घर में खाने को कुछ नहीं होता था, इसलिए मुंशी जी दुख के कारण गल फांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। ठीक है, तो मतलब उसको कहने का मतलब है, जब भी भगजोगनी जो है भर दिन घूम करके आती थी खाना मांग करके, कोई खाने को नहीं देता था, जिसके कारण वह फिर शाम को अपने पिताजी के पास आकर के कहती, बाबूजी कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। तो उस समय क्या होता था कि, लेकिन उस समय घर में खाने को कुछ नहीं होता था,
घर में खाने को कुछ नहीं होता था, तब मुंशी जी दे तो क्या दे, जिसके कारण जो है मुंशी जी को बहुत दर्द होता था इस बात को, और वह गले में फांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। ठीक है, तो फटाफट इस दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए। आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? अब कह रहा है कि देखो, भगजोगनी का दूसरा पहला पति जो थे वो मर चुके थे, तो उसे है मजबूरी में अपने सौतेले बेटे के साथ ही शादी करनी पड़ी। यह घटना तो बहुत ही दर्दनाक और क्या कहते हैं, शर्मसार कर देने वाली घटना है। माँ और बेटे का संबंध किस तरह का होता है, और उससे समाज की बुराइयों ने, उसे मजबूरियों ने किस हाल पे पहुंचा दिया, जिसके कारण जो है उसे अपने सौतेले बेटे के साथ ही शादी करनी पड़ी। तो यही कह रहा है कि यह समाज में कुछ ना कुछ तो बुराई है, तो यह घटना जो है हुई है तो किस बुराई को संकेत कर रही है। तो हमने आंसर लिखा है कि यह घटना समाज में उपस्थित दहेज जैसी कुप्रथा की ओर संकेत कर रही है, जिसके कारण महिलाओं की शादी अयोग्य पुरुष के साथ कर दिया जाता है और उसे जिंदगी भर कष्टों को सहना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि चूंकि ये सबसे बड़ी समस्या क्या थी उस घटना में कि दहेज पर था। वो मुंशी जी जब भी अपनी भगजोगनी की शादी किसी के पास जाते थे लेके ये रिश्ता, तो वो बस एक ही रोड़ा डालते थे कि दहेज दहेज दहेज। दहेज नहीं देने के कारण ही भगजोगनी इतना सुंदर होने के बावजूद उसने एक अयोग्य पुरुष जो कि 42-43 साल के पुरुष के साथ उनके शादी हो गई। क्यों? एक ही कारण था, दहेज। यदि दहेज वो देते तो उनका शादी जो है एक अच्छे युवक के साथ होता, योग्य युवक के साथ होता। ठीक है, लेकिन दहेज के कारण ही उसे एक अयोग्य युवक के साथ शादी करना पड़ा, बल्कि युवक नहीं पुरुष कह सकते हैं ना। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यह हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा है कि उसे जो है एक अयोग्य युवक के साथ करना पड़ता है दहेज के कारण ना। तो दहेज एक बड़ी कुप्रथा है, इसी की ओर संकेत कर रही है, जिसके कारण महिलाओं को जो है बहुत सारे कष्टों की सामना करना पड़ता है जिंदगी भर। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहानी का सारांश लिखना है, यानी कहानी को जितने भी पढ़े हैं शुरू से अंत तक, उसमें जो कुछ मेन पॉइंट है वो लिखना है। तो हम जो है अभी हम उसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि सभी कहानियों का सारांश होगा। ठीक है, मतलब सबके सारांश को मतलब क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो उसको हम अभी क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय भी जाएगा, तो उतना तो इस क्वेश्चन आंसर में समय है नहीं हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम इसको स्किप करेंगे और फिर कभी जो है उसके लिए अलग से वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे, आप लोग फिर उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, फिलहाल 11 का इसको स्किप करते हुए, नहीं हटाते हुए हम 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है भैया 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला कि जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, अब वह सराह कर मटर का सत्तू सर पोतने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर गुजारने लगे। कह रहा है कि जो आदमी जो है एक दिन जो जीव एक दिन 14 चपातियां 32 बटेर खाकर दिन गुजारते थे, अब जो है चंद चने चबाकर दिन गुजार रहे हैं, सत्तू चबाकर के दिन गुजार रहे हैं। क्या हो गया बेचारों को। चलिए तो उसी का हम आंसर देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां शिव पूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट से लिए गए हैं। देखो चूंकि ये पंक्तियां हैं तो इसमें कहा गया, बोलो इस पंक्ति का व्याख्या करें। क्या कहा गया कि ये पंक्ति का क्या करें, व्याख्या करें ना। ऊपर में ही लिखा गया था कि व्याख्या करें, मतलब ये पंक्ति क्या कहना चाहती है, इस पंक्ति के बारे में बताइए, कहाँ से लिया गया नहीं लिया गया। जैसे मान लीजिए कि बोल रहे इसका व्याख्या करो, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा नाम, मतलब कोई भी कहेगा बोलो इसका व्याख्या करो मेरे बारे में, तो बोल कहा ये रोशन कुमार है, इनके पिताजी का नाम देव नारायण महतो है, ये बहन के हैं, ये वगैरह। उसके बाद बताना चाहेंगे इसके पास क्या क्वालिटी है, ये क्या करती है नहीं करते है ना, उसी के बारे में। उस तरह हम इस पंक्ति के बारे में बताएंगे कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, नहीं लिया गया, इसके बाबूजी कौन है, मैया जी कौन है। ठीक है,
तो यहाँ पे बोलेंगे कि सबसे पहले यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, ये बताना जरूरी है। कोई किसी भी पंक्ति का व्याख्या करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि उनके लेखक कौन है और वो किस पाठ से लिया गया, बस काफ़ी, परिचय इतना काफ़ी है। उसके बाद बताइए कि इस पंक्ति में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए हमने क्या लिखा, प्रस्तुत पंक्तियां, चूंकि पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति है, एक पंक्ति तो है नहीं, बहुत सारे पंक्तियां हैं, इसलिए हमने बोला पंक्तियां। प्रस्तुत पंक्तियां शिव पूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट से लिए गए हैं। ठीक है, ये कहानी कहाँ से लिया गया है, कहानी का प्लॉट से लिए गए, जिनके लेखक क्या है, शिव पूजन सहाय। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से, अब बोलेंगे इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जी ने मुंशी जी के सुख के दिनों और दुख के दिनों की स्थितियों को बताया है। मतलब सुख के दिन में जो है मुंशी जी की क्या स्थिति थी और दुख के दिनों में उसकी स्थिति क्या हो गई, इसी बात को इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, आगे बोला, दरोगा जी के समय में मुंशी जी ने खूब मौज मस्ती किए थे, एकदम खूब घी के दिए जलाए थे, बाबूजी का धन समझ के खूब लुटाए थे। वे गांजे में भी इत्र मलकर पीते थे, एकदम गांजा पीता ना हुक्का, उसमें भी इत्र यानी सेंट मार के पीते थे, एकदम इतना अमीर थे। एक समय में 32 बटेर 14 चपातियाँ खाते थे, 14 चपातियाँ खाते थे, समझ में, एक दिन में 32 बटेर खा जाते थे, एक समय में 14 चपातियाँ खाते थे, इतने अमीर थे। लेकिन दारोगा जी के मरने के बाद सारी अमीरी घुस गई, मतलब सारी अमीरी चली गई और अब वे मटर के सत्तू एवं चने खाकर दिन गुजारने को मजबूर हो गए। मतलब अब जो है दरोगा जी के मरने के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब भैया वो मटर के सत्तू एवं चने खाकर दिन गुजारने को मजबूर हो गए। तो इस तरह से उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब जो बचा है आपका एक और क्वेश्चन बचा है, इसमें हम क्या करेंगे उसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन बचा है और कुछ व्याकरण के भी पाठ हैं इस पाठ में, तो उसको भी क्या करेंगे हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो आप बने रहिएगा, एकदम हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। इतना ही कहते हुए हम आपसे लेंगे अलविदा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है।